नमस्कार। आज की वीडियो में अपन उत्तराधिकार युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्तराधिकार युद्ध का जो पिछला वीडियो था उसमें अपन ने उत्तराधिकार युद्ध के कारणों के बारे में पढ़ा था। आज इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए उत्तराधिकार युद्ध के विभिन्न चरणों, युद्ध में औरंगजेब की सफलता के कारणों तथा इस युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो उत्तराधिकार युद्ध की शुरुआत 14 जनवरी 1658 ईस्वी को शाह शुजा एवं शाही मुगल सेना के बीच बहादुरपुर के युद्ध से हुई। इसमें शाही मुगल सेना का नेतृत्व सुलेमान सिकोहा एवं जयसिंह के नेतृत्व में था। इस युद्ध में शुजा पराजित हुआ। फिर 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मतय नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं का जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना से मुकाबला हुआ, जिसमें शाही मुगल सेना पराजित हुई। तो फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है और यह औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से मुगल सेना का निर्णायक मुकाबला 29 मई 1658 को हुआ सामूगढ़ नामक स्थान पर। सामूगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब ने कूटनीति से मुराद को बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी। फिर 5 जनवरी 1659 ईस्वी को औरंगजेब और शुजा के बीच खजुआ नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें शुजा पराजित होकर भाग गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर औरंगजेब और दारा के बीच अंतिम लड़ाई अप्रैल 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराई की घाटी में हुई, जिसमें दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। तो ये तो थे उत्तराधिकार युद्ध के दौरान जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे, वो जिनका अभी अपन ने जिक्र किया: धर्मतय युद्ध, सामूगढ़ युद्ध, खजुआ युद्ध तथा देवराई का युद्ध। तो ये उत्तराधिकार युद्ध लगभग 2 वर्ष तक चला और 2 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में अंतिम विजय औरंगजेब को ही मिली। तो इस युद्ध में औरंगजेब की सफलता और दारा तथा अन्य भाइयों की विफलता के अनेक कारण उत्तरदायी थे। तो प्रमुख कारणों में पहला कारण है औरंगजेब की व्यक्तिगत और सैनिक योग्यताएं। तो राजगद्दी के सभी दावेदारों में सबसे योग्य औरंगजेब था, चाहे वो कूटनीति की दृष्टि से देखो, चाहे प्रशासनिक संगठन की दृष्टि से देखो, राजनीतिक और सैन्य संचालन की दृष्टि से, यानी वो अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य था। और इसके साथ ही उसमें कुछ खूबियां भी थी, जैसे कि अपने प्रतिद्वंदियों को भुलावा देकर अपने जाल में फंसा लेने की कला को वह बखूबी जानता था और उसकी बातों पर विश्वास करके ही मुराद ने उसका साथ देना स्वीकार किया था, परंतु बाद में मुराद को निराशा ही हाथ लगी। इसके साथ ही दक्षिण के सूबेदार के रूप में औरंगजेब ने प्रशासकीय एवं राजनीतिक अनुभव भी प्राप्त कर लिया था और वह स्वयं भी साहसी और वीर तो था ही, और उसने अनेक सैनिक अभियानों के दौरान सैन्य संचालन और व्यूह रचना का भी पर्याप्त अनुभव कर लिया था। तो उसके सैनिक अनुभव धर्मतय और सामूगढ़ के युद्ध में उसे विजय दिलाने में निर्णायक सिद्ध हुए। इसके साथ ही औरंगजेब ने अपना प्रत्येक कदम सोच समझकर उठाया, यानी उसने कभी भी यह प्रकट नहीं किया कि वह आगरा पर अधिकार करने जा रहा है, यानी उसने जनता के सामने यही पेश किया कि वह अपने बूढ़े और बीमार पिता को देखने जा रहा है। तो उसकी इस घोषणा से जो राज्य के जो प्रभावशाली सरदार थे, उनका उन्हें समर्थन और सहानुभूति उनकी प्राप्त करने में वो सफल रहा और उसका किसी ने भी विरोध नहीं किया। उसने अपने जो पिता थे शाहजहां, उसको भी धोखे में रखा। तो इस प्रकार सबको भुलावे में रखते हुए औरंगजेब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ और औरंगजेब
के सैन्य संगठन की बात करें तो उसका सैन्य संगठन भी दारा की अपेक्षा अधिक सुसंगठित था। दूसरा कारण है औरंगजेब की धार्मिक नीति का योगदान। तो औरंगजेब को सफलता दिलाने में उसकी धार्मिक नीति ने भी काफ़ी सहयोग दिया। वैसे औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था और मुराद भी उसकी नीति का समर्थन करता था, इसलिए वह औरंगजेब से मिल गया। इसके विपरीत दारा उदार और धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति का था और वह शिया मतावलंबी होते हुए भी वह अन्य संप्रदायों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। तो इस दृष्टि से दारा का हिंदुओं से तो घनिष्ठ संबंध था और शाहजहाँ की धार्मिक नीति भी दारा से मिलती जुलती थी, तो वह दारा का सदैव समर्थन करता था और इससे प्रभावशाली मुगल सरदारों और कट्टरपंथी मुसलमानों के बीच में प्रतिक्रिया हुई और वे दारा को सम्राट के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसलिए जो कट्टरपंथी सरदार थे उन लोगों ने औरंगजेब का ही साथ दिया। तो दारा को हिंदुओं का समर्थन प्राप्त था, परंतु उन लोगों ने उत्तराधिकार के मामले में विशेष दिलचस्पी नहीं ली। इसके विपरीत औरंगजेब कट्टरपंथियों की धार्मिक भावनाओं को उभार कर उन्हें अपने पक्ष में करने में सफल रहा और उनका समर्थन प्राप्त करने में भी वह सफल हुआ। फिर तीसरा कारण है औरंगजेब के प्रतिद्वंदियों की अयोग्यता। तो औरंगजेब के जो सभी प्रतिद्वंदी थे, दारा, शुजा और मुराद, ये वीर और साहसी होते हुए भी राजनीतिक, प्रशासनिक अथवा सैनिक गुणों में औरंगजेब की बराबरी नहीं कर सकते थे। दारा उदार, धर्म सहिष्णु और विद्वान होते हुए भी सर्वथा अयोग्य, ऐदर दूरदर्शी, अनुभवहीन और क्रोधी स्वभाव का था। इसके साथ ही वह कूटनीतिक और सैन्य संचालन में भी निपुण नहीं था। तो अपन वो देखें तो औरंगजेब की तरह दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ नहीं था और घबराहट में उसने अनेक कदम ऐसे भी उठाए जो अंततः उसी के लिए घातक सिद्ध हुए। जैसे धर्मतय और सामूगढ़ युद्ध में दुर्बल सैन्य संचालन के कारण ही दारा की पराजय हुई थी और औरंगजेब द्वारा आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात वह स्वयं ही मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। तो हिम्मत बटोरकर उसने मुकाबला करने का साहस ही नहीं जुटाया, तो इससे औरंगजेब की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। शुजा भी औरंगजेब का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि वह भी विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो उसने अकेले ही तीनों भाइयों के विरुद्ध विद्रोह कर भूल की। तो अगर शुजा ने दारा का साथ दिया होता तो शायद परिस्थिति दूसरी रहती। पुनः आरंभिक पराजय के पश्चात ही वह निष्क्रिय हो गया, तो उसने अपनी शक्ति संगठित करने का कोई प्रयास नहीं किया। जहाँ तक मुराद की बात है तो मुराद यद्यपि औरंगजेब के साथ था, लेकिन अपनी नादानी वश उसने औरंगजेब की स्थिति मजबूत तो कर दी और अपनी स्थिति दुर्बल बना ली। तो एक साहसी और वीर सेनानायक होते हुए भी उसकी विलासिता, शराबखोरी और अदूरदर्शिता उसे ले डूबी। तो इस प्रकार अपन देखें तो औरंगजेब के सभी प्रतिद्वंदी अपने व्यक्तिगत और चारित्रिक कमजोरियों तथा सैनिक भूलों के कारण औरंगजेब से पराजित हुए। चौथा कारण है शाहजहां का उत्तरदायित्व। तो उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की सफलता एवं दारा, शुजा और मुराद की विफलता के लिए स्वयं शाहजहां भी जिम्मेदार था, क्योंकि बीमार पड़ने और अपनी स्वयं की मृत्यु को निकट देखकर उसने अपने प्रिय पुत्र दारा को अपना उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया, परंतु उसकी स्थिति को सुदृढ़ करने का कोई प्रयास नहीं किया था। दारा ने भी इस अवसर पर समाचारों के बाहर जाने और आवागमन को रोककर सभी प्रतिद्वंदियों में बेचैनी और आशंका फैला दी थी, क्योंकि उस समय कुछ अफवाहें भी फैली थी कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। तो अपन देखें तो उसने प्रशासन पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। बीमारी से ठीक होने के बाद भी शाहजहां ने इन गलतियों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया।
इतना ही नहीं, उसने स्वयं प्रभावशाली ढंग से प्रशासन पर नियंत्रण करने एवं विद्रोही पुत्रों को दबाने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर दारा के स्थान पर शाहजहां स्वयं राजधानी की सुरक्षा के लिए सेना के लिए तैयार हो जाता, जो संभवतः मुगल इतिहास की धारा दूसरी होती। यानी उन्होंने दारा के स्थान पर स्वयं सैन्य संगठन किस तरह से देखना है, किसके नेतृत्व में सेना का संचालन करना है, ये जिम्मेवारी खुद पर ली होती तो शायद यह परिणाम नहीं होता। परंतु अपनी निष्क्रियता और निराशा के वशीभूत होकर शाहजहां ने स्वयं और मुगल साम्राज्य को भाग्य के हवाले कर दिया था। तो इससे शाहजहां ने स्वयं अपने लिए कैद एवं औरंगजेब के लिए राज सिंहासन स्वीकार किया। तो ये थे उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब की सफलता के कारण। अब ये देखना है कि इस उत्तराधिकार के परिणाम या प्रभाव क्या निकले। तो 1657 से 1659 ईस्वी तक जो ये उत्तराधिकार युद्ध चला, ये मुगल और भारतीय इतिहास में विशेष महत्व का है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक अत्यंत घातक परिपाटी प्रारंभ हुई, क्योंकि इससे ये निश्चित हो गया कि सिंहासन अब तलवार के बल पर ही मिल सकता है। तो इससे गृह कलह एवं दरबारी गुटबंदी की प्रवृत्तियां बढ़ी। जैसा कि यद्यपि शासक बनने के पश्चात औरंगजेब ने अपने भाइयों के बच्चे, पुत्र पुत्रियों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया, परंतु युद्ध के दौरान जो वैमनस्यता की भावना परिवार में आरंभ हुई थी वह समाप्त नहीं हो सकी और ये बढ़ती ही, यानी दिन प्रतिदिन यह बढ़ती ही गई और मुगल राज परिवार कलह का अखाड़ा बन गया। तो उत्तराधिकार के युद्ध का प्रभाव तत्कालीन राजनीति एवं प्रशासन दोनों पर पड़ा। प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। औरंगजेब को अनेक विद्रोहों का सामना भी करना पड़ा, जिससे साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट हुई। धार्मिक कट्टरपंथियों का भी प्रभाव बढ़ा, जिससे ये मुगल साम्राज्य के लिए घातक परिणाम सिद्ध हुए।